हेलो फ्रेंड्स, हम कल भाषा का अर्थ प्रकृति के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम भाषा के विविध रूपों के बारे में बात करेंगे। तो भाषा के विविध रूपों को हम इतिहास के आधार पर, भूगोल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, मानकता के आधार पर, निर्माण के आधार पर, मिश्रण के आधार पर बांट सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के आधार पर। तो इतिहास के आधार पर, जैसे नाम से इतिहास के आधार पर, यानी इसमें मूल भाषा होती है। मूल भाषा कौन सी होती है? मूल भाषा उसे कहते हैं जिससे बहुत सारी भाषा निकलती हो। फिर उसके बाद में जैसे प्राचीन भाषा की बात करेंगे तो संस्कृत, ग्रीक आदि। मध्यकालीन भाषा की बात करेंगे तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि। और आधुनिक भाषा की बात करेंगे तो हिंदी, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का उल्लेख इतिहास के आधार पर किया जा सकता है। इसके बाद में हम भूगोल की बात करेंगे। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, भूगोल यानी क्षेत्र। तो एक क्षेत्र विशेष में जो बोली बोली जाती है, व्यक्ति की बोली बोली जाती है, उसको स्थानीय बोली बोलते हैं। और बहुत सारी स्थानीय बोलियां मिलकर उपबोली का निर्माण करती है, और बहुत सारी उपबोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है, और बहुत सारी उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करते हैं। इसके बाद में दूसरे शब्दों में भाषा के अंतर्गत एकाधिक उपबोलियां हो सकती हैं। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी हमको पता है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी आदि 5 उपभाषाएं या बोली वर्ग है। फिर एक उपभाषा में एकाधिक बोलियां होती हैं। कैसे? जैसे पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आदि है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर क्या होगा कि बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, दफ्तरी भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, गुप्त भाषा, जीवित भाषा, मृत भाषा आदि रूप किसके हो जाएंगे? प्रयोग के आधार पर। उसके बाद में हम बात करेंगे निर्माण के आधार पर। तो निर्माण के आधार पर सहज भाषा या सामान्य बोलचाल में, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन आदि सारी भाषाएं हैं, वो निर्माण के आधार पर आ जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे निर्माण के बाद में हम मानकता और शुद्धता की बात करेंगे। मानकता और शुद्धता जैसे नाम से स्पष्ट है कि जो बहुत शुद्ध और व्याकरण सम्मत हो, वो मानक और शुद्ध भाषा होगी। इसके बाद में सबसे पहले मूल भाषा की बात करेंगे हम। तो मूल भाषा के अंतर्गत अब हम मूल भाषा पे आएंगे। तो मूल भाषा किसे कहते हैं? कि भाषा की उत्पत्ति प्राचीन काल से उन स्थानों से हुई है जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहे होंगे। हम जानते हैं बहुत से लोग एक साथ रहे होंगे। तो प्राचीन काल में भाषाओं की उत्पत्ति वहीं से हुई थी जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। ऐसे स्थानों में किसी एक स्थान की भाषा जो आरंभ से उत्पन्न हुई होगी और आगे चलकर जिसने ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से अनेक भाषाएं या बोलियां तथा उपबोलियां आदि बनी होगी, यह मूल भाषा कही जाएगी। उदाहरण के लिए यूरोपीय परिवार भाषाओं से लिया गया है। हम जानते हैं कि जो हमारी भाषा है वो भारोपीय परिवार का प्रादुर्भाव मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद में उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि वैदिक संस्कृत की अनेक भाषाएं, जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, कश्मीरी, सिंधी, लहंदा, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ये आदि आदि। ठीक है। तो इसके बाद में ये हमारी क्या होगी? मूल भाषा होगी। उसके बाद में हम मातृभाषा की बात करेंगे। तो मातृभाषा क्या होती है? नाम से स्पष्ट है, सामान्यतः जिस भाषा की व्यक्ति अपने शैशव काल से अपनी माता के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से अनुसरण करता है, यानी जो माँ बोल रही है, जो उसके परिवारजन बोल रहे हैं, उसी भाषा को हम मातृभाषा भी कह सकते हैं। उस व्यक्ति की वो क्या कहेंगे? उस व्यक्ति की मातृभाषा कही जाएगी। परंतु भाषा विज्ञान में इसे बोली कहा जाता है। ये मातृभाषा तो है, लेकिन भाषा विज्ञान में इसको बोली कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिक कई समान बोलियों के प्रतिनिधि बोली को विभाषा और कई समान विभाषाओं को प्रतिनिधि को विभाषा की भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हिंदी भाषा की अनेक बोलियां, जैसे ब्रज है, अवधी है, बुंदेली है, खड़ी है, बोली है, कन्नौजी है, छत्तीसगढ़ी है, ये सब क्या है? मातृभाषा की बोलियां हैं। इसके बाद में हम राष्ट्रीय भाषा की बात करेंगे। तो संसार में हजारों भाषाएं हैं। संसार में हजारों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी भाषाएं होती हैं जो राष्ट्र के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, आकांक्षाओं को सुरक्षित रखती है। इन्हें राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए
हमारे देश में हिंदी, बंगाली, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं, उन्हें हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। फिर हम राष्ट्रीय भाषा कहेंगे। फिर उसके बाद में आएंगे राष्ट्रभाषा पे। जब कोई बोली आदर्श या परिनिष्ठित भाषा बनने के बाद, वापस सुनना, जब कोई बोली आदर्श या परिनिष्ठित भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर महत्वपूर्ण बन जाए तथा पूरे राष्ट्र या देश के अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों, समस्त प्रशासनिक एवं न्यायिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं वाणिज्य वर्ग में किया जाए तो वो राष्ट्रीय भाषा होगी। तो उदाहरण के लिए हिंदी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे राज्य भाषा की। तो जिस भाषा का प्रयोग किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है उसे राजभाषा या शासकीय भाषा कहा जाता है। सभी राज्यों की जन उसी राज्य भाषा में अपनी कार्य करते हैं। जैसे पंजाब की राजभाषा पंजाबी है, मातृभाषा उसकी पंजाबी हुई, तो गुजरात की गुजराती है, तमिलनाडु की तमिल है। हमारे राजस्थान की तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे राजस्थान को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी भाषा। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी भाषा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के संबंध स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय विदेशी भाषा कहते हैं। अतः भाषा के माध्यम से संसार के विभिन्न राष्ट्रों के विचारों का आदान प्रदान करने को अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा कहते हैं, जिसमें राजनीतिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, आविष्कार, संचार तंत्र आदि सभी आ जाते हैं। ठीक है। अंग्रेजी भाषा को, यानी एकमात्र ऐसी अंग्रेजी भाषा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है। यूँ तो जर्मन, फ्रेंच, रूसी आदि अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, लेकिन अंग्रेजी अपेक्षाकृत अधिक भागों में बोली जाती है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोला जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बाद में हम बात करेंगे बोली या भाषा। यानी बोली और भाषा किसे कहते हैं, तो व्यक्ति की बोली हम जानते हैं कि एक विशेष व्यक्ति की जो बोली बोली जाती है उसको बोली कहेंगे। जैसे व्यक्ति की बोली क्या, एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति की बोली कहते हैं। एक दृष्टि से भाषा की संकीर्णता का लघुतम रूप है ये, क्योंकि लघुतम तो होगा ही कि एक व्यक्ति द्वारा वो जो भी बात करता है उसको व्यक्ति की बोली कहा जाता है। इसके बाद में उपबोली या स्थानीय बोली। उपबोली या स्थानीय बोली जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी छोटे छोटे क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों द्वारा बोलियां बोली जाती है जो सामूहिक रूप से अपने गांव में जैसे प्रचलित हो, तो उसको स्थानीय बोली या उपबोली कहा जाता है। और एक बोली के अंतर्गत कई उपबोलियां होती हैं, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में बोली और भाषा। बोली किसे कहते हैं, बहुत से व्यक्ति बोलियां आपस में प्राय साम्य रखती हैं। जैसे सामूहिक रूप से जो उपबोली होती है उसको बहुत बोलियां मिलती जुलती होती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बोली कहेंगे। तो और जो बोलियां मिलकर, बहुत सारी बोलियां मिलकर सामूहिक रूप से भाषा का निर्माण करती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मानक या परिनिष्ठित भाषा की। तो मानक और परिनिष्ठित भाषा क्या है, तो सभ्यता को विकसित करने के लिए मानक या परिनिष्ठित भाषा अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कैसे है कि एक भाषा क्षेत्र यानी जिसमें कई बोलियां बोली जाती हैं कि उनको मानक मान लिया जाता है। कैसे, जो पूरे क्षेत्र में शिक्षित वर्ग के लोगों को या पत्र व्यवहार, समाचार पत्र आदि का प्रयोग किया जाता है उसे मानक या परिनिष्ठित मान लिया जाता है। यानी जो सभी व्यक्तियों द्वारा मानक मानी जाए उसे मानक या परिनिष्ठित भाषा कहेंगे। मानक भाषा के रूप में अगर हम बात करें तो प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव भी उस पर कुछ पड़ता है। उसके बाद में जैसे कैसे बात करेंगे, भोजपुरी में कहते हैं दिखाई दे रहा है, कि स्थान के लोग कह रहे हैं लोक रहा है, तो हमने ये काम कर दिया, तो फिर हमने काम कियो। इसके बाद में पंजाबी में है आदर्श, जैसे कि हमने जाना है, तो हम गए, हम जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या मानक भाषा का
प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा के बाद में हम बात करेंगे कृत्रिम भाषा की। तो कृत्रिम भाषा की बात करेंगे तो सबसे पहले कृत्रिम भाषा में क्या आएगा कि कृत्रिम भाषा को सामान्यतः दो भागों में, गुप्त भाषा और सामान्य भाषा। सामान्य भाषा तो हम जानते ही हैं, जो सभी लोग सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद में गुप्त भाषा। देखो गुप्त भाषा क्या थी? गुप्त भाषा का प्रयोग सेना, गुप्तचर विभाग, चोरों, डाकुओं, क्रांतिकारी, है ना, आदि के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये लोग कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तथा कुछ सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त करके गुप्त भाषा बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। देखो कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे प्रसाद दो यानी जहर दो, तो ये इनका कोड वर्ड होता है। जैसे अमर करो का मतलब होगा मार डालो, ठीक है। इसी तरह से दामोदर का उदर या पेट के दाम या धन है, यानी उदर या पेट में धन है, तो ये दामोदर का इनका ये कोड वर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद में हम इसके बाद में मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति होगी, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नमस्कार।